अस्सलाम वालेकुम। अरूब कंसल्टिंग में अनवार मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूरोप का विजिट वीज़ा अप्लाई करने की जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, उसकी आज किस्त नंबर 5 है और इसमें हमारे पास जो गुज़श्ता वीडियोज़ देखने के बाद जो लोगों के सवाल आए हैं, उसमें से एक वेरी कॉमन सवाल ये आया है कि बगैर स्पॉन्सर के यूरोप का विजिट वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? तो चलते हैं जी आज की वीडियोज़ की तरफ। उससे पहले रिमाइंड करता चलूँ कि अरूब कंसल्टिंग में आपको बिजनेस, वीजा, इमिग्रेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। जो सवाल लोगों के आए हैं उसमें से पहला सवाल जो अक्सर ये मिलता है कि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है या हमारा कोई रिश्तेदार यूरोप में नहीं रहता। और सबसे बढ़कर ज्यादा सवाल जो आया है वो ये है कि यूरोप जाने के लिए कितना खर्च आता है। अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ को कंबाइन करके और उसके ऊपर मज़ीद डिटेल दूँगा कि पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एक सिनेरियो बनाया था कि एक दरख्वास्त गुज़ार है जो कि शादीशुदा मर्द है, उसके 4 बच्चे हैं, वो अपना कारोबार करता है। कारोबार की यहाँ पे कोई शर्त नहीं है कि कितने लाखों का या करोड़ों का वो कारोबार करता है। वो एक कारोबार करता है, छोटा-मोटा जो भी कारोबार, जो भी नाम दें आप उसको, एक कारोबार करता है। उसका अपना घर है, वो मालिक है उस घर का, उसकी मलकियत में उसका घर है और उसकी अपनी कुछ ज़मीन है। उसके बाद हमने एक कैलकुलेशन करके बताया था कि आप कितना खर्चा आपका आना चाहिए। उससे पहले ये सवाल करते हैं जी, जो वीज़ा अप्लाई करने वाला है, कि वो कौन से मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, कितने दिनों के लिए करना चाहता है और जितने दिनों के लिए बुक करना चाहता है, उतने दिनों के लिए वो होटल की बुकिंग करवाए। हम इस बात को सामने रख रहे हैं कि ये जो दरख्वास्त गुज़ार है, इसका कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है और ये खुद अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। यही बात सामने रखते हुए हमने गुज़श्ता वीडियो में कैलकुलेशन की। उस कैलकुलेशन के ऊपर मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके बाकायदा एक वीडियो बनी हुई है और उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक अभी आपको ऊपर नज़र आ रहा है, आप उसको देख लें। और उसके मुताबिक ये बताया गया था कि तकरीबन 6,70,000 या 7 लाख के करीब आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये शो करने के लिए कि मेरा प्रपोज़ ट्रिप क्या है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं और उसके बदले में मेरे अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं। वेरी स्पेशल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। लेट्स से कि आपका वीजा इंटरव्यू तो नहीं है, लेकिन वीजा ऑफिसर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर ये जानना चाहता है कि आपके विजिट का मकसद क्या है। आपने इटली का वीजा अप्लाई करना है, आप फ्रांस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आप नॉर्वे का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आयरलैंड है, यूके है या कोई भी कंट्री है। आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर उसको ये जवाब मिलना चाहिए कि आप का जो विजिट का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है। आप कारोबारी इंसान हैं, आप कारोबार से रिलेटेड जानना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्टडी से रिलेटेड जानना चाहते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आप हॉलिडेज़ छुट्टियाँ आपकी 3 महीने की छुट्टी, तो गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई हैं, आप वो एन्जॉय करना चाहते हैं। वो आपने प्रूफ़ देने हैं। आपने किसी होटल की बुकिंग कर ली, आपने किसी एरिया का कोई ख़ास किसी इलाके का कोई ख़ास जगह, उसके कुछ टिकट बुक कर लिए, आप वहाँ जाना चाहते हैं। आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि आपकी कंट्री की फलाँ चीज़ मैंने हिस्ट्री में पढ़ी है, मैंने टीवी में देखी है, मैंने मूवीज़ में देखी है, मैं उसको विज़िट करना चाहता हूँ। वो जो भी है, आप उसको बताते हैं। उसके बाद आगे चलते हुए हम ये कहते हैं कि वीज़ा वाला ये देखता है कि आप हैं कौन? हमारी एक वीडियो में हमने ये कहा था कि आप कौन हैं? और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये शख्स एक वीजा वाला एक बिजनेस पर्सन है, सॉरी, एक बिजनेसमैन है। तो वो बिजनेस के लिए वो क्या करता है कि अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स उसने शो करवाने हैं। वो कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, उस बिजनेस के फिजिकल एड्रेस कौन सा है, उस बिजनेस की नौयत क्या है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके लेटर हेड पैड होगा, उसका कुछ ब्रोशर होगा, उसका बिजनेस कार्ड होगा। ये बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। गोरा ये देखना चाहेगा कि आपका जो बिजनेस है, क्या आप डिजिटली वो बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपकी वेबसाइट मौजूद है, नहीं है तो बना ले। आपके टैक्स पेपर क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अपने कंट्री में टैक्स कंप्लायंस होंगे, टैक्स पेपर आपके होंगे, तो आपका वीज़ा लगेगा। टैक्स पेपर्स में क्या-क्या आ जाता है, आप एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं, आपका एनटीएन नंबर है, आपने पिछले 1 साल या 2 साल जो भी एम्बेसी आपसे माँगती है, आपने उसके टैक्स रिटर्न देने हैं। ये क्वेश्चन कि कितना टैक्स दिया हो, इसका कोई जवाब नहीं है अभी मेरे पास। क्यों नहीं है? कि आपका जितना बिज़नेस हुआ है, उसके हवाले से जितना भी टैक्स बनता है, वो आपने दिया हो। वो टैक्स आपका सालाना 1 साल का बनता है, तो वो 1 साल आपने पे किया है। वो टैक्स सालाना आपका ₹5000 बनता है, तो 5000 आपने पे किया हुआ है। मेन चीज़ ये है कि आपका टैक्स क्लियर हो। उसके बाद आपने बिज़नेस से मुतल्लिक अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है। अगर आपकी पर्सनल एक बैंक है आपका जो बिज़नेस से रिलेटेड है, एक आपने पर्सनल बैंक स्टेटमेंट बनाया हुआ है कि बिज़नेस से आप अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी ड्राइंग्स लेते हैं, आप अपने पैसे बिज़नेस से लेते हैं, वो अपने प्राइवेट अकाउंट में डालते हैं, तो उसकी भी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएँ। अपने वीज़ा ऑफिसर को ये याद दहानी करवानी है, ये उसको क्लियर करना है कि ये मेरा कारोबार है, उस कारोबार से इतने पैसे मेरे बैंक में आते हैं, उसमें से इतने पैसे मैं लेता हूँ, इतना एक्सपेंस चलता है और जो पैसे मैं लेता हूँ या कारोबार मुझे जो पैसे देता है, उसके साथ जो घर में एक बीवी बैठी है और 4 बच्चे हैं, उनका खर्चा मैं देता हूँ। मेरा घर चूँकि अपना है, मैं किराया नहीं देता, ठीक है? और उसके घर के डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्री है या घर की जो ओनरशिप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, वो साथ आपने लगाने हैं। उसके बाद आपने जो वीज़ा ऑफ़िसर को बात बतानी है वो ये है कि जो मेरा कारोबार है उसमें से पैसे आ रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ कारोबारी नाम का कारोबार है। उसके उस बिज़नेस से मुझे पैसे आ रहे हैं कि 1 लाख आया उसमें से इतना मेरा एक्सपेंस चला गया, इतनी मुझे बचत हुई उसके साथ मेरा घर चल रहा है। 20 लाख आया 80 लाख आया, जो भी आया। और ये सबूत आप कैसे बनाएँगे? आपका अकाउंटेंट होगा, वो अकाउंटेंट आपका जो आपके अकाउंट्स मैनेज कर रहा है, वो सेट ऑफ अकाउंट्स जो है वो आपको देता है और वो आप वीज़ा के साथ लगाते हैं कि देखें ये मेरा कारोबार है, इतने मुझे पैसे मिलते हैं, इतने मैं एक्सपेंस करता हूँ और ये मेरी सेविंग है। मेरे पास मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ और ये कि मैं अपने आप को स्पॉन्सर कर सकता हूँ। मैं अपना सारा खर्चा बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसके बाद एम्बेसी आपको कहती है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस करें। वो बुक करवाएँ। वो 30,000 रुपए की कम से कम होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या-क्या कवर होगा, जो कि मेडिकल आपका कवर होगा, आपका ट्रैवल डिस्टर्ब होता है, वो आपकी रिटर्न टिकट उसके अंदर होगी। आप सिक हो बीमार हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल में आपका जो एक्सपेंस होगा, वो होगा। आपको कुछ भी वहाँ पे हो जाता है, तो वो इंश्योरेंस आपकी कवर करती है। उसकी लिस्ट आप इंटरनेट से ढूँढ सकते हैं कि क्या-क्या ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कवर करती है। आपने होटल बुक किया था और उस होटल बुकिंग को आपने साथ लगाना है। ये 10 दिन का होटल था, €1000 था, ये मैंने €1000 पे किया हुआ है। ठीक है? और मैं उस सबूत के तौर पर मैं उसकी रिसीप्ट साथ लगा रहा हूँ। या अगर आपने होटल बुक नहीं किया तो एक प्राइवेट घर आपने किराए पे ले लिया वहाँ पे। यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं कि होटल में रहें, आप एक जो हॉलिडेज़ होम होते हैं आप वो भी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, महीने के लिए आप वो भी ले सकते हैं। इसी तरह आपने फ्लाइट बुकिंग साथ लगानी है। फ्लाइट आपने बोला कि मैंने फलाँ तारीख से फलाँ तारीख तक जाना है और ये उसकी रिज़र्वेशन है। ज़रूरी नहीं कि आप फ्लाइट बाय करें यानी टिकट बाय करें, पे करें। 1 लाख 2 लाख की जो टिकट है आप वो पे करें, वो ज़रूरी नहीं। आपने साथ ये लगाना है कि ये मेरी जो है इंटेंशन है कि मैं इस डेट को जाऊँगा, इस डेट को आऊँगा और ये एक ट्रैवल वालों से मैंने ये जो है अपनी रिज़र्वेशन करवा ली। उसके बाद आ जाता है जी आपके मुत्तल्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन-से होने चाहिए। ये एक मुकम्मल लिस्ट नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एम्बेसी वाले आपसे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स माँग सकते हैं, आपसे मुतल्लिक, आपके बिज़नेस से मुतल्लिक मज़ीद डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं। लेकिन ये ऑन एवरेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कम से कम ये ज़रूर आपके पास होने चाहिए। पहले नंबर पर आपका पासपोर्ट है। आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए कम से कम 1 साल के लिए, कुछ एम्बेसी 3 महीने कहेंगी, कुछ 6 महीने कहेंगी, कुछ 1 साल कहेंगी। ये टाइम कैसे है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैंने 2022 के सितंबर 15 सितंबर को मैंने विज़िट करना है और 15 अक्टूबर को मैं वापस आ जाऊँगा 1 महीने के लिए या लेट्स से कि हमने 10 दिन को चूँकि सामने रखा हुआ है, तो 10 दिन ही हम करते हैं। 25 सितंबर को मैं वापस आ जाऊँगा, 25 सितंबर से आगे आपका 3 महीने का पासपोर्ट कम से कम वैलिड होना चाहिए। कुछ एम्बेसी आपको 1 साल भी कहती हैं।
ये ओरिजिनल पासपोर्ट आपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ देना है। शनाख्ती कार्ड आपका ओरिजिनल नहीं देना, ये बाज़ एम्बेसी आपको कहती है कि इसकी फ़ोटोकॉपी साथ लगाओ, ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं होती। 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपकी होनी चाहिए, ये पासपोर्ट यहाँ पे मिस हो गया। 2 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर आपकी होनी चाहिए। आपका मैरिज सर्टिफ़िकेट है, आपने क्लेम किया कि आप शादीशुदा हैं और मैरिज सर्टिफ़िकेट आपने लगाया ये प्रूव करने के लिए कि हाँ जी, वाक़ई मैं शादीशुदा हूँ। आपने क्लेम किया कि मेरे 4 बच्चे हैं। आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफआरसी जो कि नादरा से इशू होता है, वो अपने साथ लगाया, बच्चों के सर्टिफिकेट आपने लगाए। आपने क्लेम किया कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। आपने चारों बच्चों का स्कूल से लेटर लिए कि ये बच्चे फलां फलां क्लास में पढ़ते हैं, फलां फलां साल में है, जो भी क्लासें हैं वो अ, आपने वहां पे लिखवा ली, और स्कूल कॉलेज वाले उसको वेरीफाई करते हैं। ज़रूरी नहीं कि 4 बच्चे ही हैं, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो आप जो भी आपके हैं। अच्छा, उसके बाद आपका एक बहुत ख़ास सवाल जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि आपने वीज़ा ऑफ़िसर को ये बताना है कि भाई साहब मैं वीज़ा ख़त्म होने से पहले वापस अपने मुल्क में आ जाऊँगा। इस बात का आपने उसको रिटन प्रूफ़ दे दिया। आपने स्टार्ट किया अपने बिज़नेस से कि मैं बिज़नेस पर्सन हूँ, और बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपने टैक्स पेपर लगा दिए, बैंक स्टेटमेंट लगा दी, अकाउंट्स लगा दिए आपने। उसके बाद आपने जो है आपकी होटल की बुकिंग आपने लगा दी, उस मुल्क में आप क्यों जाना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए, इंश्योरेंस आपने करवा ली। उसके बाद आपने जो आपकी टिकट्स है, उसकी रिज़र्वेशन आपने लगा दी। आपने मैरिज सर्टिफ़िकेट लगा दिया, बर्थ सर्टिफ़िकेट लगा दिए, बच्चों के जो एफआरसी है वो लगा दिया, बच्चों के स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। जब ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपने उस बंदे को दे दिए, आपने उसके साथ लगा दिया कि मेरा अपना घर है, ये उसकी रजिस्ट्री है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रूफ ऑफ ओनरशिप आपने साथ लगा दिया। आपने आपकी अपनी ज़मीन थी, वो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगा दिए, आपने प्रूफ आपने दिखा दिया। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई कि मेरे पास पैसे मौजूद हैं, और वो खर्चा करने के बाद भी मेरे पास पैसे मौजूद हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस बात की गारंटी देना शुरू कर देते हैं, सबूत बनाना शुरू कर देते हैं कि आप वाक़ई ही वीज़ा ख़त्म होने से पहले अपने कंट्री में वापस आएँगे। अपनी बीवी के लिए आएँगे, अपने बच्चों के लिए आएँगे, अपने घर के लिए आएँगे, अपनी ज़मीन के लिए आएँगे, अपने कारोबार के लिए आएँगे। आप वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन हैं अपने कंट्री में, आप वापस आएँगे। आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वीज़ा लग भी जाता है। इससे मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो, तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप वॉइस मैसेज करें। उसके साथ मुझे भी आसानी हो जाती है अंडरस्टैंड करने में कि आपका सवाल क्या है। बाज़ लोग कॉल करते हैं, और कॉल हर दफ़ा अटेंड नहीं की जा सकती। तो आप मैसेज करें, वो मैसेज का आपको जवाब विदिन 24 आवर्स ज़रूर मिलेगा। मेरी कोशिश होती है कि विद इन 15 टू 20 मिनट्स आपको उसका जवाब मिले। लेकिन अगर टाइम डिफरेंस है तो आपको उस वक़्त जवाब नहीं मिलता। तो विद इन 24 आवर्स आपको जवाब मिलेगा। इस वीडियो से मुतालिक, पुरानी वीडियो से मुतालिक, वीज़ा के मुतालिक आपका कोई भी सवाल है, तो व्हाट्सएप पे आप वॉइस मेल कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।